नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज बात यूपी की सियासत के उस समीकरण की करेंगे जिसका दबदबा भी है, जिस पर सबका डाउन भी है, पर अभी चर्चा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, कहानी आप देखिएगा कि इसी के आसपास ही घूमेगी। विकास, राम मंदिर, हिंदुत्व, कोरोना, गठबंधन, नई पार्टियां, ये सारे फैक्टर कुछ ना कुछ नतीजों को असर करेंगे। लेकिन बातें कुछ भी हो, बताया और दिखाया कुछ जाए, पर कवायद जातियों को साधने की ही होगी। क्योंकि यूपी में जाति वाला जिन्न जिसकी जी हुजूरी करता है, पॉलिटिक्स में परचम उसी का होता है। तो यूपी में जब ब्राह्मणों को रिझाने की रेस चल रही हो, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंडित जी नहीं, बल्कि ये जातियां ही नतीजे तय करेंगी। जरा कुछ नाम सुनिए। स्वतंत्र देव सिंह, अजय लल्लू, नरेश उत्तम पटेल, धर्मेंद्र प्रधान। आपको पता है कि इनमें कॉमन क्या है? ये सारे के सारे लोग ओबीसी हैं और यूपी में ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ओबीसी जातियों ने जिनका साथ दिया, सत्ता का सिंहासन उसे हासिल हुआ। तो यूपी में ओबीसी जातियों की पूरी सियासी कुंडली हम आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल सत्ता में इस वक्त बीजेपी है। 22 में चुनौती भी उसके सामने ही सबसे बड़ी है। यूपी में लगभग 36 से 38% ओबीसी मतदाता है। यूपी में बीजेपी और सपा के बीच ओबीसी वोट बैंक को लेकर लड़ाई है। यूपी में ओबीसी वोट बैंक अलग अलग जातियों में बटा है। गैर यादव ओबीसी को बीजेपी अपने साथ एकजुट रखना चाहती है। 2014 से गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा तबका यूपी में बीजेपी के साथ है। यूपी में बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष बनाया है, जो ओबीसी है। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्री यूपी सरकार में है। केंद्र सरकार में इस बार के मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ तो उसमें अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी और को यूपी में मंत्री बनाया गया। ये भी ओबीसी समाज से हैं। वहीं निषाद पार्टी और अपना दल से यूपी में बीजेपी का गठबंधन है, जो कि ओबीसी राजनीति के लिए जानी जाती है। इसके अलावा बीजेपी लगातार ओबीसी को लेकर खुद अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करती रहती है। कोविड के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत निषाद समाज के बीच उन्नाव से की, जो कि ओबीसी वोट बैंक का 4% है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी अपना अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बनाया, जो कि ओबीसी समाज से है। तो ओबीसी समाज से लीलावती कुशवाहा को यूपी महिला सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। राजपाल कश्यप को सपा के यूपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी और बीएसपी के ओबीसी नेताओं को अखिलेश यादव सपा में शामिल करा रहे हैं। यूपी में सपा ने संजय चौहान की जनवादी पार्टी और केशव देव मौर्य के महान दल से गठबंधन भी किया है। ये दोनों पार्टियां भी ओबीसी राजनीति ही करती हैं। साफ है, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी को लुभाना चाहती हैं और चुनाव की तारीख आते आते ये लड़ाई और तेज हो गई है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यानी ये तय है कि साल 2022 विधानसभा चुनाव में कुर्मी, कोयरी, राजभर, प्रजापति, पाल, अर्कवंशी, चौहान, बिंद, निषाद, लोहार जातियां सत्ता की चाबी की भूमिका में नजर आएंगी। इनकी ताकत को भांपते हुए सभी बड़े दल इन जातियों को साधने में जुटे हैं। 32% वोट का मालिकाना हक रखने वाली इन जातियों को साधने की रेस में भाजपा और सपा फिलहाल दूसरे दलों से आगे है, पर कांग्रेस और बसपा ओपी राजभर को कम आंकना सही नहीं होगा। वैसे ये जातियां हैं जो किसी एक दल से बंध कर नहीं रही हैं। चुनाव दर चुनाव इनकी पसंद बदलती रही है। इनकी जो गोलबंदी चुनाव में जिसकी तरफ होती है वह सत्ता में आते हैं। यानी कहानी को अगर मोटा मोटा हम समझे तो धार्मिक जातीय समीकरण पर है, लेकिन चुनाव जीत का जो दारोमदार है वो यूपी में टिका है। तो 2 धर्म, हिंदू व मुस्लिम, और 3 प्रमुख जातियां वर्ग, सवर्ण यानी कि सवर्ण या अगड़े, दलित या अनुसूचित और ओबीसी या पिछड़े ही सारा खेल बनाते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर माने तो देश की कुल आबादी में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में 40 से 50% के बीच। यूपी में ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो इसे यादव और गैर यादव में बांट सकते हैं।
वहीं 2001 के सामाजिक न्याय रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी करीब 54% है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के डेटा को माने तो यूपी में अब तक कुल 79 जातियां ओबीसी में शामिल हैं। 70 अन्य जातियों ने खुद को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आयोग के पास आवेदन किया है और इन ओबीसी 70 जातियों में यादवों की आबादी 19.4% है। राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 10.52% है। तो इसीलिए पिछले दिनों जब संसद में मोदी सरकार ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार राज्यों को देने के लिए 127वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए तो सभी दलों ने एकमत से इसका समर्थन किया। करते भी क्यों नहीं, आखिर ओबीसी मतदाताओं को नाराज करने की हिमाकत कोई दल कर भी नहीं सकता है। देश और ज्यादातर प्रदेशों में सत्ता की चाबी इसी मतदाता वर्ग के पास है। बात करें अगर सपा और बसपा का, तो इनका कोर वोट बैंक यादव प्लस मुस्लिम और दलित प्लस मुस्लिम रहे हैं। सवर्ण वोट बैंक में ज्यादातर हिस्सेदारी भाजपा और कुछ कांग्रेस की रही है। वहीं गैर यादव ओबीसी मतों का इन सभी दलों के बीच बंटवारा होता रहा है। यह स्थिति 2017 के पहले तक थी। चूंकि यूपी में दलित वोट बैंक 21% और मुस्लिम वोट बैंक 19% के करीब है, तो दलित मतदाताओं का काफी लंबे समय तक बसपा पर अटूट विश्वास रहा है। वहीं मुस्लिम सवर्ण ओबीसी वोट बैंक का समर्थन प्राप्त कर बसपा समय समय पर यूपी की सत्ता में काबिज होती रही है। ओबीसी वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा यानी यादव, जो कि यूपी की आबादी में 10% और ओबीसी की आबादी में 19% है, सपा कट्टर समर्थक है। मुस्लिमों की बड़ी आबादी की पहली पसंद सपा रही है। समय समय पर गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक का समर्थन प्राप्त कर सपा भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होती रही है। लेकिन 2014 के बाद से इन दोनों क्षेत्रीय दलों का समीकरण गड़बड़ा गया। दरअसल भाजपा ने बसपा के गैर जाटव दलित वोट बैंक और सपा के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर दी। यह ट्रेंड 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में ही रहा। तभी तो 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और रालोद से महागठबंधन के बावजूद भाजपा 80 में 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा सवर्ण प्लस गैर जाटव दलित प्लस गैर यादव ओबीसी के अपने अजय फार्मूले को प्रभावी रखने की कोशिश में लगी है। जानकार ये कहते हैं कि भाजपा ने पिछले एक दशक के दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पकड़ बना ली है। 2009 के लोकसभा चुनाव में महज 22% ओबीसी ने भाजपा को वोट किया था और 42% ने क्षेत्रीय दलों को चुना। लेकिन एक दशक के भीतर ओबीसी के बीच भाजपा का जनाधार नाटकीय रूप से बदल गया है। 2014 में भाजपा को जहां 34% ओबीसी वोट मिले, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 40% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया। वहीं इस साल क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर खिसक कर 27% हो गया। यूपी में यादव बनाम गैर यादव पिछड़ी जातियों की राजनीति का सीधा फायदा बीजेपी को देखने को मिला। साल 2017 में सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। इसमें बीएचयू के प्रोफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह, रिटायर्ड आईएएस जेपी विश्वकर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक राजभर शामिल थे। इस समिति का काम था पिछड़ों में भी ऐसी जातियों की पहचान करना जिन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। जस्टिस राघवेंद्र समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी को 79 उपजातियों में बांटा है। इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटने की सिफारिश की। कुल 400 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया कि अति पिछड़ा जाति के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं उनकी जनसंख्या से आधी हैं। ओबीसी में कुछ खास जातियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं। मसलन इशारा यादवों की ओर होता है, लेकिन समिति ने रिपोर्ट में सर्वाधिक पिछड़ा जाति है उसमें है राजभर, घोसी और कुरैशी को 9% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि जस्टिस राघवेंद्र कुमार समिति की रिपोर्ट पर अमल होना अभी बाकी है। उससे पहले योगी सरकार ने एक और तैयारी कर ली है। चुनाव से पहले योगी सरकार राज्य पिछड़ा
वर्ग आयोग की सिफारिश पर 39 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकती है। इसमें भाटिया, अग्रहरी, वैश्य, रुहेला, भाटिया, हिंदू कायस्थ, मुस्लिम कायस्थ और भूटिया, बगवा, दोहर, दोसर, वैश्य, मुस्लिम शाह, केसरवानी, वैश्य, हिंदू और मुस्लिम शाह, केसरवानी, वैश्य और हिंदू और मुस्लिम भाट जैसी जातियां हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा ने गैर यादव ओबीसी वर्ग से करीब 35% या करीब 130 से ज्यादा कैंडिडेट को टिकट दिए थे। इनमें प्रमुख रूप से कोयरी, जिनमें मौर्य, कुशवाहा, सैनी सरनेम वाले, कुर्मी जिनमें चौधरी, वर्मा सरनेम वाले, लोध राजपूत जिनमें सिंह, लोधी राजपूत सरनेम वाले, निषाद जिनमें बिंद कश्यप निषाद सरनेम वाले समेत राजभर, बघेल और नोनिया जाति के कैंडिडेट शामिल रहे। यही फॉर्मूला 22 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा आजमाएगी, ऐसा तय माना जा रहा है। फिर इसी फॉर्मूले को समझते हुए अपने ओबीसी वोटर्स को लुभाने वाले में आपसी के लिए सपा और बसपा का भी पूरा जोर होगा। कांग्रेस भी इस वोट बैंक में सेंधमारी के जतन कर रही है, पर सफलता कितनी मिलेगी ये देखना होगा। छोटे छोटे दल इस वोट बैंक को बांटकर बड़े बड़े दलों का खेल कई सीटों पर बिगाड़ सकते हैं, जिसको लेकर पहले से ही बीजेपी और सपा सतर्क है। यानी ओबीसी को साधने की कवायद सबकी है, क्योंकि जाति का फैक्टर यूपी की राजनीति में होगा ही, और जिसे जीत चाहिए उसे ओबीसी का साथ भी जरूरी होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में राजभर बिरादरी का वोट कुछ हद तक भाजपा से कटा था। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशी उतारकर इस बिरादरी के वोट को अपने पक्ष में किया था। राजभर के गठबंधन के साथ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के आने से कुशवाहा बिरादरी भी कुछ हद तक उनके पक्ष में जा सकती थी। यानी कि अब राजभर ने 10 छोटे दलों को जोड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है। ओबीसी में ही शामिल बंजारा, बारी, बियार, नट, कुजड़ा, नायक, कहार, गौड़, सविता, धीवर, आरक जैसी बहुत कम आबादी वाली जातियों की गोलबंदी भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी। यह वह जातियां हैं जिन्हें पिछड़ों में कुछ बड़ी आबादी वाली जातियां अपनी उपजातियां भी बताती हैं। इनकी आबादी आधा फीसदी से लेकर 1.5% के बीच है। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई थी तो उस चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचल राजभर, सुखदेव राजभर के साथ ही पटेल, चौहान आदि बिरादरियों के तमाम मजबूत नेता उनके साथ थे। ब्राह्मण व क्षेत्रीय समाज के भी तमाम बड़े नेता उस समय बसपा के साथ थे। वर्ष 2012 में अखिलेश जब सत्ता में आए तब उस समय उनके साथ भी इन बिरादरियों के तमाम बड़े नेता जुड़े थे। पटेल, चौहान, कुशवाहा आदि बिरादरियों के बड़े नेता सपा के साथ खड़े हो गए थे और सोशल इंजीनियरिंग के इस दाव ने गद्दी दिला दी थी। बसपा इस बार भी इसी जुगल में लगी हुई है, पर चुनाव की कहानी इस बार इतनी आसान नहीं होगी। इसलिए सभी पार्टियों को ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा और जातियों और धर्म के समीकरण को जो बांटने की सभी जातियां कोशिश कर रही हैं, उस समीकरण को ध्यान से समझना होगा। और अगर आपको समीकरण समझना है, सत्ता में काबिज होना है, 22 में यूपी के विधानसभा में जीतना है और मुख्यमंत्री बनना है, तो ये वीडियो मेरा जरूर देखें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर प्याली।